हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। इसका मतलब बच्चों में नैतिक विकास किस स्तर में है या कि उनमें नैतिक विकास किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। एक पेरेंट्स की और टीचर की एक बेहद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हमारे बच्चे समाज में नैतिक रूप से विकसित हो, वो नैतिकता को जाने और समझे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम सार्वभौमिक विकास की बात करते हैं या कि विकास की बात करते हैं या एजुकेशन के उद्देश्य की यानी शिक्षा के उद्देश्य की जब बात करते हैं तो हम नैतिक विकास को कभी इग्नोर नहीं करते, हम हमेशा शामिल करते हैं। तो नैतिक विकास क्या है? फिर एक लॉरेंस कोहलबर्ग करके विद्वान हुए हैं, उन्होंने हिंज डायलेमा यानी हिंज की एक डायलेमा है, एक छोटी सी काल्पनिक और मनोवैज्ञानिक, एक तो इमेजिनरी है और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है यानी मनोवैज्ञानिक रूप से सुगठित है, ताकि एक कॉन्सेप्ट को समझा जा सके, ये पता लगाया जा सके कि बच्चों में किस स्तर की नैतिकता है और हमें कितना काम करना बाकी है। एक शिक्षक की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। तो मैं इसको भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में इसके कैरेक्टर को थोड़े से मॉडिफाई करके चीजों को समझाने का और चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि चीजें बिल्कुल आसान हो जाए और पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आए और यहाँ से आने वाले कोई क्वेश्चन छूट न जाए। तो यही उद्देश्य है। तो चलिए अपना ये डिस्कशन प्रारंभ करते हैं ताकि चीजें बिल्कुल हेल्दी बन सके। तो हिंज डायलेमा हम समझेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग की पूरी सिद्धांत समझेंगे मोरल डेवलपमेंट। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे ज्यादा जो सर्वप्रथम जरूरी है तो नैतिक विकास यानी नैतिकता क्या है, हमें ये चीजें समझनी जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली मोरल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मोरालिटी, यानी नैतिकता का मतलब क्या है, नैतिकता क्या है। अब देखिए, नैतिकता को मैं समझाने के लिए हमेशा से ऐसी स्टोरी को कंसीडर करना अच्छा समझता हूँ जो हमारी संस्कृति का, जो हमारे जीवन का हिस्सा हुई है। नो मैटर हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे फेथ क्या है, पर हम कहीं न कहीं इनसे प्रभावित होते हैं। तो मैं एक रामायण काल की छोटी सी घटना का यहाँ पे जिक्र करूंगा ताकि नैतिकता के उस गहराई तक हम नैतिकता को समझ जाए कि जहाँ पे हमें कंफ्यूजन रह ही न जाए। तो स्टार्ट होती है उस सिचुएशन से कि एक बार ऐसा होता है कि जो श्री राम के 4 भ्राता होते हैं, श्री राम मिला के यानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इसमें भरत या भरत जो भी आप पसंद करें और शत्रुघ्न, 2 लोग अपने क्या होता है कि ननिहाल चले जाते हैं। 2 लोग क्या है कि ननिहाल चले जाते हैं। अब इनकी जो कैपिटल होती है यानी इनकी जो राजधानी होती है अयोध्या, यहाँ पे क्या हो रहा होता है ये देखते हैं। अयोध्या राजधानी में ऐसा होता है कि भरत जी की जो माता जी होती हैं उनको इनके पिता दशरथ जी प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि आप 2 वचन कभी भी मांग सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी जो वचन है उसको निभाने के लिए प्राण भी देना पड़े तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये रघुवंश की हमेशा से परंपरा रही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सो सिंपल बात है। ठीक, अब सिचुएशन ऐसी होती है कि माता जी को कुछ मिस गाइड करके, मिस एडवाइस करके, जो कि समाज में होता है, यहाँ पे एक लेसन भी है कि हमें यह समझना है कि हमें किससे सलाह लेनी चाहिए। तो इनकी माता जी को मिसगाइड या कि किसी व्यक्ति द्वारा आप समझते हैं तो मिसगाइड किया जाता है और इन्होंने अपने 2 वचन मांग लिए जाते हैं। और 2 वचन में कथा ऐसी है कि पहले तो श्री राम को वनवास और भरत को पूरा राजपाट यानी पूरी कैपिटल का, पूरे साम्राज्य का अधिकार, उनको राजा बना दिया जाए। क्योंकि दशरथ जी मजबूर होते हैं, वो उनको ऐसा प्रॉमिस करके रखे होते हैं तो उन्होंने सीधा हाँ बोल देते हैं, बड़े दुखी मन से बोलते हैं पर हाँ बोल देते हैं। ये चीजें हो गई, ये सभी को पता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। पर ऐसा होता है कि इनको ऐसा एहसास होता है कि कुछ चीजें हमारे घर में सही नहीं चल रही और अचानक ये अपनी कैपिटल अयोध्या आते हैं। और जब तक ये अयोध्या पहुंचते हैं तो श्री राम जी
और उनके साथ माता जानकी यानी सीता जी, और इनके साथ लक्ष्मण जी। ये तीनों क्या है कि वनवास चले गए होते हैं। अब देखिए, आप समझ में आएगा कि नैतिकता किसको कहते हैं। अपनी संस्कृति की दृष्टि से इस स्टोरी के माध्यम से हमें पहले तो ये समझ लेना कि नैतिकता क्या है। अब भरत का यहाँ पे कैरेक्टर देखिए, भरत जी का यहाँ पे कैरेक्टर देखिए, इसको बोलते हैं नैतिकता। इनके पास किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि वो राजा ना बने, कोई अड़चन नहीं है। जो राजा बनने योग्य थे, जो राज्य व्यवस्था के हिसाब से, राजतंत्र के हिसाब से बड़ा भाई ही राजा बनेगा, उसके हिसाब से वो तो वनवास चले गए हैं, उनको तो वनवास मिल गया। ठीक, अब इनके पास जो शासन व्यवस्था है, जो मंत्रीगण हैं, वो भी राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए, उस वचन को पूरा करने के लिए नतमस्तक है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ तक कि जो उनके कुलगुरु हैं वो भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब भरत जी की नैतिकता यानी मोरालिटी इतनी हाई है, मतलब एक्सट्रीम है। यहाँ पे एक बहुत ऊंचा आदर्श है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई यदि राज्य व्यवस्था की यह परंपरा रही है कि बड़ा भाई ही राजा बनेगा, तो मैं तो इसके लिए हमेशा अयोग्य हूँ। तो मैं किसी अपने भाई का, अपने सगे बड़े भाई का हक कैसे छीन सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने क्या किया, श्री राम के पास जाया और रिक्वेस्ट किया कि भाई ये आपका राज्यपाठ है, इसमें आपका हक है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे ऐसी लेसन्स नहीं रही, हमारी ऐसी शिक्षा दीक्षा नहीं रही, ना हमारे पिताश्री ने ऐसा सिखाया और ना माताश्री ने ऐसा बताया। ठीक है, हमारे बचपन से, और ना हमारे गुरुदेव ने ऐसा सिखाया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं मोरालिटी, इसको बोलते हैं नैतिकता। आपकी दुविधा में, उस कॉम्प्लिकेशंस में आप कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे इंडिविजुअल बन के आते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली नैतिक। दूसरा इसका उदाहरण है महाभारत काल से। जब युद्ध होना प्रारंभ ही होता है तो अर्जुन कहता है कि मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूं, अपने पिताश्री को, अपने बंधु बांधवों को क्यों मारूं। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि देखिए, एक क्षत्रियोचित आपका कर्तव्य है, आपकी नैतिकता है, आप एक क्षत्रिय होने के नाते आपका कर्तव्य है और आप नैतिकता से डिग नहीं सकते, आप उसको से मुकर नहीं सकते। आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप युद्ध करिए जब परिस्थिति यहाँ तक आ गई है। युद्ध से भागना किसी भी क्षत्रिय का नैतिक कर्तव्य हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमारी जो स्टोरी है, हमारी संस्कृति है, यहाँ से समझ में आता है कि नैतिकता क्या होती है बेसिकली। ठीक है, अब आप ये मत सोचे कि हम हिंस की स्टोरी को कहाँ पे गायब कर दिए, हम तो दूसरी स्टोरी समझाने लग गए, पर ना, अभी हम हिंस की स्टोरी में आएंगे और इसको भारतीय संस्कृति के हिसाब से समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, एक पश्चात विद्वान है, यानी वेस्टर्न के पश्चात स्कॉलर है, वेस्टर्न कंट्री के स्कॉलर है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग, और इन्होंने एक स्टोरी दी है, एक डायलेमा दिया है। डायलेमा बेसिकली कहते हैं दुविधा को। वही दुविधा जो भरत जी के सामने थी कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इतना बड़े साम्राज्य का राजा बनने की, और मौका ये भी है अपनी नैतिकता के उच्चतम आदर्श को बताने की कि नहीं, हम इतने नैतिक कमजोर नहीं हो सकते कि अपने बड़े भाई का हक हम खुद हड़प ले। तो ये दुविधा होती है, डिसीजन लेना जहाँ बहुत हार्ड होता है। यानी हमारी तबीयत खराब है और हमें दवा करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई डिलेमा नहीं है। यदि हम दवा नहीं कराएंगे तो बीमार और हो जाएंगे, हम बहुत सारे कार्य नहीं कर पाएंगे। पर ये डिसीजन यदि ये हो कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या व्यवहारिक जीवन में ये समझ लीजिए कि माता और पत्नी के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है, तो सबसे पहले किसको बोले कि कौन शांत रहे, ये एक दुविधा हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दुविधा। तो एक्चुअली हुआ क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरालिटी को समझने के लिए और सामान्य व्यक्तियों को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टोरी रची, मनोवैज्ञानिक स्टोरी है कि एक हिंज नाम का व्यक्ति है, उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती है और बहुत सारी बातें होती है। तो इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज करते, भारतीय संस्कृति के हिसाब से करके, इसकी ओरिजिनल स्टोरी की सोल को एज इट इज रखते हुए समझते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की डायलेमा दिया और इससे हम कैसे नैतिकता को समझ सकते हैं। ठीक है, हम हिंद की
जगह एक शब्द ले लेते हैं गुड्डू, एक गुड्डू ले लेते हैं, तो क्या होता है कि गुड्डू और रानी पति पत्नी होते हैं, ठीक है, पति पत्नी होते हैं। अब गुड्डू की जो आर्थिक व्यवस्था है, मान लीजिए कि 10,000 से 15,000 रुपए पैसे कमाता है, अपना घर परिवार चलाता है, इन दोनों का विवाह था, बड़ा नेम प्रेम चल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई झगड़े नहीं, बड़े प्यार से दोनों रहते हैं। अचानक 2-4 वर्षों बाद अचानक क्या होता है कि रानी की तबीयत थोड़े सा बिगड़ी हुई रहती है, तो गुड्डू को ये लगता है कि पैसे तो ज्यादा है नहीं, जो हमारे जिले का जिला अस्पताल है शासकीय वाला, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है गवर्नमेंट का, वहां पे चेक कराते हैं कि आखिर रानी की तबीयत क्यों खराब रहती है, ठीक है। तो जब वो जिला अस्पताल में जाता है और ये चेक कराता है कि क्यों, किस वजह से उसकी तबीयत खराब है, तो उसको एक सीवियर डिसीज होती है, मतलब एक प्राण घातक उसको बीमारी निकल के आती है। मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं कि उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, और वो भी तगड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो जिला अस्पताल का डॉक्टर है, उसको ये बोलता है कि देखिए गुड्डू जी, परेशान होने की बात नहीं है, गवर्नमेंट मतलब शासकीय अस्पताल में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम आपकी धर्म पत्नी का इलाज कर सके, पर यदि आप मुंबई चले जाएं, मुंबई में जाएं तो एक दवा की दुकान है, एक केमिस्ट है, उनकी फार्मा कंपनी है, वो दवा बनाते भी है और खुद बेचते भी है। यदि मुंबई के इस मान लीजिए कि घाटकोपर इलाके में, कहीं भी मान लीजिए मुंबई की कोई भी मतलब इलाके में मान लीजिए कि वहां पे आप चले जाएं, तो ये एक केमिस्ट की दुकान है, वहां से आपको दवा मिल जाएगी और आपकी जो धर्म पत्नी है रानी, इनकी तबीयत सही हो जाती है। गुड्डू एज इट इज चीजों को लेता है और सीधा चला आता है मुंबई। मुंबई में ये जो घाटकोपर में ये केमिस्ट की दुकान है, वहां पे जाता है, तो वो यहाँ पे केमिस्ट, मान लीजिए कि यहाँ पे जो कोई राजा करके मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है पूरे अपने शॉप में, तो ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, ये दवा तो हमारे यहाँ मिलती है और ये दवा केवल हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगी, बोलिए। तो बोलता है ठीक है। गुड्डू में बोलता है, सामान्य सब व्यक्ति है, सीधे बोलता है कि ठीक है भाई दे दीजिए। तो राजा बोलता है कि देखिए इसको बनाने में बड़े पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के परमिशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे हम टैक्स देते हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस करना पड़ता है, साइंटिस्ट को देना पड़ता है, मतलब बहुत सारी बातें बताता है और बताता है इसके लिए आपको कम से कम तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब इसकी जो मंथली इनकम 10,000 15,000 है, तो इसको तो चक्कर आ जाता है। गुड्डू सोचता है कि अब मेरी पत्नी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो तो गई, शायद मैं उसको ना बचा पाऊं, ठीक है। तो इसके अंदर अब दुविधा आ गई। दुविधा वही जो भरत जी के सामने थी कि इस साम्राज्य का राजा बन जाऊं या कि अपने नैतिकता और जो समाज के आदर्श है, जो हमारे गुरु ने, हमारी परंपरा ने सिखाया है, उसका पालन करूं, वो एक दुविधा है। यहाँ गुड्डू के सामने है कि इस दवा को कैसे प्राप्त करूं ताकि हमारी धर्म पत्नी बच सके, रानी बच सके, ये भी एक दुविधा है। अब देखिए सिचुएशन ऐसे देते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टोरी है, ठीक है ना, कोहलबर्ग। आप ये भूल मत जाना कि हमने एक ऐसी स्टोरी गढ़ ली और गोल गोल घुमा रहे ना। लॉरेंस कोहलबर्ग ने गुड्डू की जगह हिंज को रखा, मतलब वाइफ में आपको किसी को रख ले, पर स्टोरी लगभग ऐसी है, ठीक है। तो कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक स्टोरी है बेसिकली। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो केमिस्ट की दुकान है, कुछ ऐसी मतलब व्यवस्था है, ऐसे लैब होल्ड है, ये समझ ले कि वहां पे सीसीटीवी नहीं है और गुड्डू आसानी से उस दवा को चुरा के भी जा सकता है और अपनी पत्नी की इलाज करवा सकता है, ऐसी व्यवस्था है। यानी गुड्डू यहाँ पे चाह ले तो इस दवा को बिल्कुल चुरा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से चुरा ले और जाके अपनी धर्म पत्नी का इलाज करवा ले। इस डॉक्टर को दे दे, डिस्ट्रिक्ट वाले को, वो इंजेक्शन, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा या लगा देगा और तबीयत ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए अब ये एक काल्पनिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये ऐसी डायलेमा, ऐसी दुविधा क्या करते हैं, जब हिंद अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों को बैठा लेते हैं। मान लीजिए कि उनकी लैब है कोई मनोविज्ञान की या कि कोई भी एडिटोरियम है, उनको बस ये पता करना है कि बच्चों में नैतिकता का स्तर क्या है, ठीक है। उनका कोई बहुत ज्यादा मोटिव नहीं है उनको कहानियां सुनाने का, बस ये पता करना है कि नैतिकता का स्तर क्या है, बस ये जानना चाहते हैं। अब बहुत प्रकार के बच्चे हैं,
हमने एक क्लास अपने अपने चैनल में ये भी रखी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, हमने ये भी रखा है। तो यानी बच्चे यदि विभिन्न हो गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, बहुत अच्छी क्लास है वैसे तो, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी अलग अलग प्रकार के बच्चे, तो उनके अलग इंटरेस्ट होंगे। अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग लॉरेंस कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक डायलेमा दे दिए, यानी मनोवैज्ञानिक दुविधा दे दिए। अब बच्चे ये कहानी तो अभी तक सुन रहे थे, ठीक है। इसी के साथ ये समझना कि बच्चे में किस स्तर की नैतिकता है, या कि किसी इंडिविजुअल में किस स्तर की नैतिकता है, या नैतिकता का विकास कैसे किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका इन्होंने सिद्धांत दिया, जिसको बेसिकली इन्होंने 3 मेन पार्ट और हर एक पार्ट के 2 सब पार्ट में डिवाइड किया। उससे हम समझ लेंगे ओवरऑल ये नैतिकता के स्तर को। तो वो ऐसे हैं कि पहले होता प्री कन्वेंशनल ओरिएंटेशन। प्री कन्वेंशनल ओरिएंटेशन, अब घबराए नहीं, अंग्रेजी का एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्री मतलब पहले, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत रूढ़िगत तरीके से, यानी जो दादा दादी पापा मम्मी सब बताते आ रहे हैं, ऐसी जो चीजें चलती हैं उनको परंपरागत बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इस पर प्री कन्वेंशनल ओरिएंटेशन यानी रूढ़िगत या कि पूर्व रूढ़िगत ओरिएंटेशन। अब देखिए ये क्या है ना कि इसको हमें समझना है, इसके शब्दों में यहाँ पे नहीं जाना। ये देखिए पाश्चात्य विद्वान है, अपने हिसाब से शब्दों का चयन किए हैं, और ये हिंदी के हिसाब से थोड़े अच्छे बैठते नहीं है, ठीक है ना। हमें थोड़े से क्लियरिटी नहीं मिलती, तो इसको अंग्रेजी में ही लिखा रहने देते हैं, प्री कन्वेंशनल ओरिएंटेशन। और इसकी जो 2 स्टेजेस बताई गई हैं, इसको हम स्टोरी के माध्यम से समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। प्री कन्वेंशनल स्टेज की जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट सब स्टेज है, नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। योर ओबीडियंटली पीपल, याद करिए आप हमेशा उसमें जो आप एप्लीकेशंस इंग्लिश में लिखते थे, योर ओबीडियंटली पीपल ऐसा लिखते थे ना, वही शब्द यहाँ पे आ गया। ओबीडियंस ओरिएंटेशन एक कॉन्सेप्ट है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जिसको हिंदी में समझ ले, बड़े आसान बात है, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ओरिएंटेशन मतलब होता उन्मुक्ता, ठीक है ना। अब इसको शार्ट कर देते, ठीक है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन मतलब दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। अब इसको आप थोड़े सा मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बिल्कुल सामान्य सी बात। इसका मतलब क्या हुआ, यानी बच्चे की निम्नतम, यानी देखिए नैतिकता का फर्स्ट स्टेज होता है कि बच्चा वो कार्य नहीं करेगा जिसमें दंड मिल सके। यानी यदि बच्चे को लगता है, बच्चे को इस बात की क्लियरिटी है कि ऐसी हरकत करेंगे तो हमें दंड मिल सकता है, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा, और वो हरकतें कर भी देगा चाहे वो नैतिक या अनैतिक हो, जिसमें उसको इस बात का डर नहीं है कि मार पड़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं। पर अभी चीजें क्लियर नहीं हुई, अभी हमें बैक टू स्टोरी जाना है, ठीक है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग हैं और बच्चों से पूछते हैं, अब स्टेज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब तो समझ में आएगी। लॉरेंस कोहलबर्ग बच्चों से पूछते हैं, जिनको बैठा के अभी इतनी लंबी स्टोरी बताई कि उन्होंने, अब चलिए अपने संस्कृति के हिसाब से जैसा हमने समझा है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग मान लीजिए इस बच्चे से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ मोनू, ये बताओ, मान लीजिए इसका नाम है मोनू, ठीक है ना। मोनू ये बताओ कि गुड्डू को रानी के जान बचाने के लिए उस दवा को चुरा लेना चाहिए कि नहीं चुरा लेना चाहिए, ये बताओ। तो वो ये बोलता है, मोनू का उत्तर क्या है कि ना सर, उसको दवा नहीं चुरानी चाहिए, यदि दवा चुराएगा तो उसको पुलिस ले जाएगी और बहुत पिटाई करेगी। कैसा कॉन्सेप्ट है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दवा उसको इसलिए नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि यदि वो ऐसी चोरी की हरकत करेगा तो उसको पुलिस पीटेगी, यदि पुलिस ना पीटे तो चाहे वो पूरी की पूरी क्लिनिक चुरा ले, कोई दिक्कत नहीं। इसके मोनू के हिसाब से ऐसे, यानी
जो नैतिकता का निम्नतम स्तर है वो इस बात से प्रभावित होता है कि दंड मिलेगा तो ना करो, दंड ना मिले तो कुछ भी कर दो। ये लॉरेंस कोहलबर्ग कह रहे हैं और हमारे सिलेबस का हिस्सा इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम बिल्कुल ना पढ़ते। ठीक है, इसकी जो दूसरी स्टेज है, ये तो पहली हो गई। अब दूसरी जो इसकी दूसरी स्टेज है तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसको मैं पूरा नहीं लिखता, इसको केवल समझाऊंगा। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसका मीनिंग समझ लीजिए बस, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, और ध्यान रखना, इसको याद रखना ये चीजें, क्योंकि इस चीजों को ना समझ याद रखा ना तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव गलत होंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों को याद रखना, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसका बेसिक मतलब क्या है, इसको समझे। अब इसको स्टोरी में दोबारा आते हैं। अब मोनू की बात हो गई, अब देख लेते हैं गोलू की बात, ठीक। अब लॉरेंस कोहलबर्ग बोलते हैं कि उस बुड्ढू को जिसकी पत्नी बीमार है, भाई ये बता कि दवा चुरा लेनी चाहिए कि नहीं चुरा लेनी चाहिए। तो ये बोलता है दवा बिल्कुल चुरा लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दवा चुरा लो, चाहे क्लिनिक से 2-4 और भी दवाएं चुरा लो। क्यों? क्योंकि उससे उसका गुड्डू को फायदा हो जाएगा, उसके पत्नी की, उसकी रानी की जान बच जाएगी। तो इसको देखिए, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यानी इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फायदा हो, फायदे के लिए आप कुछ भी करो, ठीक है। आपका फायदा हो ना हो, हमारा फायदा होना, टिट फॉर टैट। या कि इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कुछ लोग कि आपका फायदा हो पर उसमें हमारा क्या फायदा है। ये बातें, इस स्तर की नैतिकता को लॉरेंस कोहलबर्ग ने दूसरे स्टेज में रखा है। यानी आपका यदि फायदा हो रहा है तो आप वो दवा चुरा लो, ठीक। आपका क्या फायदा है, इस स्तर तक फायदे के लिए, यानी नेक्स्ट इंडिविजुअल का फायदा हो या ना हो, हमारा फायदा क्या हो रहा है, इस स्तर की नैतिकता को इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने सेकंड स्टेज में रखा। इसके बाद देखिए, इसका जो पहला स्टेप है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद आती है जो दूसरी स्टेज, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत, है ना। अब फिर आएगी कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल ये कि रूढ़िगत, कन्वेंशनल स्टेज ओरिएंटेशन, जो भी आपको बोलना चाहे बोल लो। रूढ़िगत बोलते हैं या परंपरागत बोलते हैं। इसकी जो फर्स्ट होती है और जो सेकंड होती है, इसको लिख लेते हैं। इसकी 2 स्टेज हैं, एक है परस्पर एकरूपता और दूसरी है अधिकार संरक्षण। इसकी क्या इंटरेस्टिंग बात है, इसको यदि समझ ले, परस्पर एकरूपता जो सेकंड स्टेज की फर्स्ट होती है, तो परस्पर एकरूपता में समाज के नियमों को मानने की अवधारणा डेवलप होती है। यानी ऐसे बच्चे जो समाज के नियमों को मानने लगते हैं। अब समाज के नियम क्या है, हमें किसके पैर छूना चाहिए और किसके हाथ जोड़ना चाहिए, मंदिर और मस्जिद में हमें असमानता नहीं रखनी है, और सभी धर्म बराबर होते हैं। बेसिकली हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स जो भी टीचिंग्स देते हैं, इसके बारे में बात की जाती है। सेकंड स्टेज का जो फर्स्ट है, यानी बेसिकली इसको आप एक हिसाब से थर्ड भी बोल सकते हैं। 2 स्टेज जो वो हो गई थी, और तीसरी ये परस्पर एकरूपता की। अब स्टोरी के माध्यम से यदि देखना चाहें तो ये मान लीजिए कि अब रामू से पूछता है कोहलबर्ग कि रामू, अच्छा ये बता कि गुड्डू को वो मेडिसिन यानी वो दवाई चुरा लेनी चाहिए कि नहीं चुरा लेनी चाहिए, उसकी नहीं तो उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी। तो अब रामू क्या बोलता है कि देखिए, एक मतलब गुड्डू रानी का पति है और उसका सामाजिक दायित्व है, यानी सामाजिक जिम्मेदारी है कि परिवार की सुविधाओं का ख्याल रखना, यदि कोई बीमार पड़े तो उसका इलाज करवाना, क्योंकि रानी का वो पति है और उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है, सामाजिक नियम कायदा है कि उसकी रक्षा करे, उसके जीवन की रक्षा करे, इसलिए उसको दवा चुरा लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको दवा बिल्कुल चुरा लो, ठीक है। और
रानी का इलाज करवा दो। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रूल्स, नियम जब आ जाते हैं तो ऐसे होते हैं, क्योंकि ये बच्चे अलग हैं और इनकी विशेषताएं अलग हैं, इनके जानने पहचाने इंटरेस्ट अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन है ना, तो आंसर भी अलग होंगे और हम उनके रिस्पॉन्स ऐसे लेते, केवल उन्हीं रिस्पॉन्स को समझेंगे जानेंगे कि स्टोरी से कनेक्ट करें और अपने कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट करें ताकि इधर उधर की बातें ना हो। ठीक, इसका जो सेकंड स्टेज होता है अधिकार संरक्षण। यदि कोहल वर्ग अब दोबारा आता है और मान लीजिए कि दीपक नाम के किसी बच्चे से पूछता है कि हाँ जी दीपक जी आप बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए गुड्डू को, तो वो कानून कायदे की बात करता है, बोलता है कि देखो ऐसा है कि समाज के कानून है और इनको मानो, देश के कानून है इनको मानो, ठीक है, यदि आप ऐसा करोगे तो कानूनी कार्यवाही होगी, आपको अदालत कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। और इसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि अधिकार संरक्षण की स्टेज में लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि जो समाज के नियम हैं, जो समाज के कानून है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, उनको मानना, उनको जानना समझना, ये इस नैतिकता का तीसरा बेसिकली स्तर, ये चौथा स्तर हो जाएगा, सेकंड वन यानी चौथा स्तर होगा, इसको इन्होंने चौथे में रखा है। अब कन्वेंशनल स्टेज के बाद इन्होंने एक स्टेज और बताई है तीसरा, और जैसे प्री था अब उसी प्रकार से ये होगा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी पूर्व परंपरागत के बाद पश्चात यानी कन्वेंशनल स्टेज के बाद की स्टेज होगी। और इसमें दो स्टेजेस इसमें भी हैं, उनको समझ लेने के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है सामाजिक अनुबंधन, और फिर दूसरा है सार्वभौमिक। यानी पांचवें स्तर पे लॉरेंस कोहलबर्ग जब ये भी पूछते हैं किसी अंग्रेज बच्चे से कि आपको ये बताइए कि उसको यानी गुड्डू को दवा चुरानी चाहिए कि नहीं, तो जब नेक्स्ट मान लीजिए कि पांचवें बच्चे से ये बोलते हैं तो पांचवा बच्चा इस प्रकार का रिस्पांस देता है कि ना उसको दवा चुराने की जरूरत ही क्यों हो, गुड्डू जैसे हर एक गरीब व्यक्ति को ये तो शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या कि समाज कुछ हमारा समाज क्यों ऐसे नहीं करता कि चीजें गुड्डू जैसे गरीब लोगों को आसानी से ऑलरेडी उपलब्ध हो, शासकीय हॉस्पिटल हो, यानी हमारे देश में हमारे समाज में ऐसी समस्या ही नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने समाज जिसमें वो कनेक्टेड है, मान लीजिए जिस देश में रह रहे हैं इसमें बड़े बड़े देशभक्त जो नेशनलिस्ट लीडर होते हैं, जो देश स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता हों या कि जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया, एग्जाम्पल में उनको रखते हैं कि जो अपने देश अपने समाज के हित के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, उस प्रकार की नैतिकता को इन्होंने सामाजिक अनुबंधन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड किए बताया है और इसको 5th लेवल में कहा है। और इस स्टोरी के माध्यम से समझे तो एक बच्चा इस प्रकार का उत्तर देता है कि हमारे देश में हमारे समाज में ऐसी मेडिसिन तो फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हर एक गरीब व्यक्ति, जो गुड्डू जैसा गरीब व्यक्ति है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये चीजें अफोर्ड कर सके। ठीक है, अब इसके बाद जो 6th वन होती है या कि लास्ट सार्वभौमिक अनुबंधन, इसका कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ऐसी मान लीजिए दवा ही है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ही है तो पूरे विश्व का कल्याण करे, धरती में आसानी से सबको फ्री अवेलेबल क्यों ना हो, लोग इतना पैसा है इतना कमा रहे हैं तो ऐसी चीजें सार्व यूनिवर्सल फ्री अवेलेबल हो, जो कि वास्तविक दुनिया में बहुत सारे जैसे कि टीबी जैसे बीमारी हो, चेचक जैसी बीमारी हो, या कि बहुत सारे पुराने वक्त की टीबी के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहा हो, टीबी भगाने का कार्य किया जा रहा हो, बहुत सारे किया भी जाता है वास्तव में। तो पूरे विश्व में पूरी मानवता के कल्याण के लिए बिल गेट्स बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं अफ्रीका में, तो ऐसे उदाहरण भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, तो पूरी मानवता की बातें करते हैं। इसमें इंटरनेशनल लीडर्स का उदाहरण, इनको एक्सेप्शनल या रेयर बोला जाता है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए,
बहुत सारे जो इंटरनेशनल ख्याति लब्ध लीडर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इससे लिंक किया जाता है। तो बेसिकली क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 3 स्टेज में और हर एक स्टेज की 2-2 स्टेज बताई गए हैं। जैसे प्री कन्वेंशनल स्टेज में बताया है उन्होंने कि पहली स्तर होगा कि कोई व्यक्ति केवल इस वजह से कोई कार्य करेगा या इस प्रकार वजह से कार्य नहीं करेगा, यदि दंड मिलेगा तो ऐसा नहीं करेगा, दंड ना मिले तो वो गलत भी करेगा, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे निम्नतम लेवल की नैतिकता बताई है। उसका सेकंड स्टेज होता है कि उसका फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, ये सेकंड स्टेज बताई है। थर्ड स्टेज इन्होंने जो बताई है, थर्ड स्टेज बताई है उन्होंने, उसमें समाज के नियम कायदों को मानना समझना, उसके हिसाब से कार्य करना, इसको इन्होंने थर्ड स्टेज बताई है। फोर्थ स्टेज में कहीं न कहीं देश के नियम कानून कायदे संविधान के बारे में बात की है। जब फिफ्थ स्टेज आती है यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का फर्स्ट होता है या कि फिफ्थ स्टेज आती है, उसमें वो पूरे देश पूरे समाज के हित के बारे में सोचने वाले व्यक्तियों की नैतिकता को फिफ्थ स्टेज में रखते हैं और सबसे हाईएस्ट लेवल में रखते हैं जो पूरे विश्व का कल्याण पूरी मानवता के कल्याण के बारे में सोचे, उसको फिफ्थ स्टेज में रखते हैं। तो इस प्रकार से लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी प्रेजेंट की है एक स्टोरी के माध्यम से, जिसको मैंने एक इंडियन कल्चर का फ्लेवर दे के समझाने का बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। वास्तविक थ्योरी में हिंज डायलेमा होता है, जो हिंज की एक पत्नी का सीवियर डिसीज करके है, मतलब कहीं न कहीं सोल पूरी स्टोरी से मिलती है। ये एक मेरा प्रयास था, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये चीजें छोड़ दिया और ये चीजें रख ली, ये इनको कहीं न कहीं कवर अप करिए। हो सकेगा तो मैं बहुत जल्द उनको कवर अप भी करने का प्रयास करूंगा। तो ये क्लास यहीं तक, मिलते हैं एक नई क्लास में नए एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।